नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शो डीकी में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे आने वाले सीटेट एग्जाम और साथ ही साथ जो अन्य टेट एग्जाम हमें देखने को मिल रही है उन सभी के लिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जो कई बार पूछे गए, काफी हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं। ऐसे ही प्रश्नों का समावेश आपके लिए लेकर हाजिर है। तो आइए और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न। ये प्रश्न पेपर फर्स्ट के लिए होते हैं, जहां पर पर्यावरण अध्ययन से 30 प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर, लगाते हैं और आप भी अपना उत्तर यहां पर कमेंट्स में दे सकते हैं प्रश्नों के साथ साथ। तो पहला प्रश्न आता है यहां पर, भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा होता है? चार विकल्प आपके सामने इस प्रकार से हैं: भौगोलिक दशाएं, राजनीतिक दशाएं, आर्थिक दशाएं, वैज्ञानिक दशाएं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि भारत की प्रचुर जैव विविधता जो होती है, देखिए जैव विविधता का मतलब क्या है? विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियां हमें देखने को भारत में मिल जाती है। तरह तरह के पौधे, जीव, सभी, इन सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक हमारा होता है, वो कौन सा होता है? तो वो कारक यहां पर हमारा होगा भौगोलिक दशाएं। जी हाँ, भौगोलिक दशाएं जैसी जहां के वातावरण में हमें देखने को मिलेंगी, वहां पर उसी प्रकार की विविधताएं जो है देखने को मिल जाती है। तो पहला विकल्प यहां पर हमारा इस प्रश्न के लिए उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, इससे बच्चों का आदाय कौशल परिमार्जित होता है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, या फिर विषय को बच्चों के अनुभवों पर जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि देखिए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व क्यों देना जरूरी होता है, क्यों देना चाहिए? तो यहां पर जब हम बच्चों के अनुभवों को महत्व देते हैं तो इससे विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो बिल्कुल फोर्थ विकल्प जो होगा वो हमारा यहां पर प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? तो यहां पर हम कह सकते हैं कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछना और कक्षा में एकदम खामोशी या गृह कार्य को पूर्ण करना। तो यहां पर सही उत्तर हमारा इस प्रश्न के लिए होगा, वो होगा बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछना। जी हां, जब बच्चे कक्षा के अंदर निश्चित रूप से प्रश्न पूछ रहे हैं तो उस स्थिति में ये एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। मतलब बच्चे यहाँ पर उस शिक्षण में हिस्सा ले रहे हैं, अधिगम प्राप्त बच्चे कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होगा। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? देखिए, हम बात यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कर रहे हैं और इसमें हम छात्रों को कौन से चैनल देखने को सुझाव दे सकते हैं? नेशनल जियोग्राफिक डिस्कवरी, एनिमल प्लेनेट या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए यहां पर यदि हम बात करें तो ये जो तीनों ही चैनल होते हैं, तो यहां पर हम उपरोक्त सभी का सुझाव देंगे क्योंकि नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लेनेट, इनमें बच्चे जब इन चीजों को देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि कहाँ की जलवायु में किस प्रकार की जलवायु होने पर कैसे यहाँ पर जैव विविधताएं देखने को मिलती है। बच्चे पर्यावरण को काफी अच्छे से इन चीजों के माध्यम से समझेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी समझ, उनके अनुभव उनको प्राप्त होंगे इस प्रकार के चैनल को देखने से। तो यहां पर हम उपरोक्त सभी का सुझाव बच्चों को दे सकते हैं। आगे देखिए, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो हम क्यों उनको सुखाते हैं? उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, धूल हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो देखिए, जब अचार हमने अभी भरा नहीं है और उसके पूर्व हम जो बर्नियां होती हैं कांच की जिनमें अचारों को रखा जाता है, तो हम उन्हें क्यों सुखाते हैं धूप में? तो उनमें जो नमी होती है, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए हम ऐसा करते हैं। अब देखिए, नमी को हटाना क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो देखिए, जब भी अचार होता है, यदि उसमें किसी भी प्रकार की नमी उसके पात्र में रह जाती है, उसकी बरनी में रह जाती है, उसके बर्तन में रह जाती है, तो अचार जो है वो खराब हो सकता है और खाने योग्य नहीं रहेगा।
तो इसलिए उस नमी को हटाने के लिए उनको ऐसा सुखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर हमारा सही उत्तर होगा। कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई एक कहानी है और उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी है। अपनी मृत्यु के समय वे थे। तो देखिए कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ मिलता है उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो देखिए ये जो पाठ है ये हवा के ऊपर खासकर खाने पीने की चीजों को जब हम पकाते हैं, जैसे मान लीजिए जो चूल्हा होता है जो पुराने समय में चलता था, जो लकड़ी कंडे आदि से चलता था, हम जब उसे जलाते हैं तो फूंक मारकर उसे जलाते हैं। तो उसी से मतलब गर्म का मतलब यहाँ पर ये होता है। और जब जैसे मान लीजिए कोई भी चीज हमने पकाई है, जब हम उसको ठंडा करते हैं तो भी हम फूंक मारते हैं, जिससे वो ठंडी भी होती है। तो इस प्रकार की यहाँ पर बातें जो है इस पाठ में आपको देखने को मिल जाएंगी, जिससे नाम दिया गया है इस पाठ को उसी से ठंडा उसी से गर्म। मतलब हम जब कोई आग जलाते हैं तो भी फूंक मारते हैं और कोई गर्म चीज होती है उसको हम ठंडा करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने आलू शकरकंद जो भी एक गरम गरम है, आपने उसको भाप के द्वारा पकाया है और जब आप उसको ठंडा करते हैं तो आप जल्दी ठंडा करने के लिए उसमें फूंक मारते हैं। और जब हम आग को जलाते हैं तो भी हम फूंक मारते हैं। तो इस प्रकार से ये पाठ जो है बहुत ही मजेदार पाठ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये पाठ जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई एक कहानी के रूप में है और वो अपनी मृत्यु के समय वे थे। तो वे क्या थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर यदि हम बात की जाए तो वो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। अब यदि बात की जाए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और इनका जो कार्यकाल रहा था वो 1967 से 1969 तक रहा है और इसी राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान ही 3 मई 1969 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में जो कहानी एक पुस्तक लिखी है उसी से ठंडा उसी से गर्म, इनके द्वारा लिखी गई है। आगे बात करते हैं हमारे देश में नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें से टैपोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? असम, गोवा, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो यहां पर हमारा सही उत्तर इस प्रश्न के लिए होगा, तो यहां पर प्रश्न का हमारे लिए सही उत्तर जो होगा वो होगा केरल। ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो इसमें हमारा सही उत्तर रहेगा। तो ऑप्शन थर्ड केरल यहां पर हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है स्वस्थानीय संरक्षण में शामिल है। तो स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब क्या होता है? जीवमंडल संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, पवित्र जंगल। सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है और इसमें हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? देखिए स्वस्थान है और एक बही स्थान है, तो नाम से ही हमें मिलता है स्व मतलब उसी जगह पर, स्वयं के स्थान पर। और जब हम किसी चीज को कहीं मतलब है कहीं की और कहीं और उसको हम संरक्षित रखते हैं तो वो एक बही स्थानीय संरक्षण में शामिल होता है। तो यहाँ पर जैवमंडल संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, पवित्र जंगल, ये सब अपने स्वयं के स्थान पर ही संरक्षण में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 यही हमारा इसमें उत्तर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न आता है दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हमें देखना है उस सही कथन को। दत्त कार्य अभिभावक भाइयों या बहनों के द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जाता है। प्रतिदिन विविधता का और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य का आकलन का एकमात्र तरीका है और दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो देखिए दत्त कार्य की यदि हम बात करें तो दत्त कार्य जो होता है ये बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। यही कथन इसमें सही होगा। आगे देखिए भारोत्तोलकों और ज्यादा मांसपेशी और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य
के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो रिक्त स्थान से भरपूर हो। तो देखिए, यदि हम बात करें भारोत्तोलक, यानी कि जो वेट लिफ्टर वजन को उठाने का कार्य करते हैं, है ना, जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और इस प्रकार के कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, तो उन्हें सबसे ज्यादा आहार कौन सा लेने की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर निश्चित रूप से उन्हें कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन। अब देखिए, भोजन तो हम सभी प्रकार का लेते हैं जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन सभी की आवश्यकता होती है, पर यहाँ पर ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। तो उस स्थिति में हमारे लिए जो प्रोटीन होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस स्थिति में। आगे देखिए, बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? तो यहाँ पर सबसे अच्छे समय की बात की जाए तो यहाँ पर जुलाई, सितंबर, जनवरी से मार्च, अक्टूबर से दिसंबर, अप्रैल से जून, तो यहाँ पर अक्टूबर से दिसंबर का जो समय होता है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए, समय जो है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसके पीछे भी जो कारण है वो है कि इस समय पर जो खेत होते हैं, खेतों के अंदर सरसों के पौधे होते हैं और सरसों के पौधों पर जो पीले पीले फूल होते हैं, वहां पर मधुमक्खियां जो है शहद बनाने में ज्यादा एक्टिव रहती है। मधुमक्खियां शहद कैसे बनाएंगी? फूलों से। फूल जब उनको पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे तो निश्चित रूप से जो शहद का उत्पादन होगा वो ज्यादा होगा। तो इस समय खेतों के अंदर सरसों के पौधे मिलते हैं और सरसों की खेती होती है तो पर्याप्त रूप से फूल मिलते हैं। इसी वजह से इस समय का चयन किया जाता है। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल, विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग, अति गुणता, उत्तम गुणता के फाइबर पेंट। तो देखिए, मधुबनी जो चित्रकला है ये बिहार की चित्रकला है और निश्चित रूप से इसके लिए जो उपयोग किए जाते हैं वो किए जाते हैं पीसे हुए चावल के रंगीन घोल का उपयोग इस चित्रकला में किया जाता है और यही इसे विशेष बनाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो हमारा इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने का प्रेरित करने का उद्देश्य है। बच्चों में क्या हम सृजनात्मकता का विकास कर रहे हैं? इससे बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास कर रहे हैं, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास कर रहे हैं। केवल एक, दो, एक और तीन, एक, दो, तीन या केवल दो, कौन सा इसमें हमारा सही उत्तर होगा? तो यहाँ पर बच्चों में हम सृजनात्मकता भी विकसित करते हैं, बच्चों में अवलोकन, रचनात्मक कौशलों का विकास भी करते हैं और साथ ही साथ बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का भी विकास करते हैं। तो यहाँ पर एक, दो, तीन के रूप में विकल्प नंबर 3 जो होगा वो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? तो हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण अध्ययन जो है हमें कहाँ से देखने को मिलता है? तो यह हमें तीसरी से 5वीं कक्षा के बीच में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। कक्षा 1 और 2 के अंतर्गत इसे नहीं रखा जाता है। आगे देखिए, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य, दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये। तो देखिए, जब हम शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य, दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षक यहाँ पर चाहते हैं कि अपने बच्चों को सबसे ज्यादा मतलब प्रभावी अधिगम जो है वो प्राप्त हो। तो इसके लिए शिक्षक जो है अपनी अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, है ना। और निश्चित रूप से जब हम अधिगम में अपनी अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करेंगे, बच्चे भी अपनी अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करेंगे, तो जो अधिगम होगा वो काफी प्रभावी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान के अलावा पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। तो यहाँ पर सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, व्याख्यानों के द्वारा स्पष्ट करना, समस्या समाधान। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्याख्यानों के द्वारा स्पष्ट करने के अलावा बाकी सभी जो है पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की विधियां हैं। अब इसे क्यों शामिल नहीं किया गया इसमें? तो देखिए, व्याख्यानों के द्वारा स्पष्ट करना ये होता है बड़ी कक्षाओं में, मतलब टीचर लेक्चर जहां देते हैं तो लेक्चर हमें कहां सुनने को मिलते हैं? बड़ी कक्षाओं के अंतर्गत। तो बड़ी कक्षा में शिक्षक लेक्चर देते हैं, बच्चे सुनते हैं, समझते हैं। तो जब हम बात पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की कर रहे हैं
तो पर्यावरण अध्ययन बड़ी कक्षा के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, पहली दूसरी से को छोड़ करके 3 से 5 के बच्चे पढ़ते हैं। और 3 से 5 के बच्चों को यदि आप लेक्चर दे करके समझाएंगे तो ये पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की विधि नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बच्चों की आयु जो है वो छोटी है और छोटी आयु के बच्चों को उनकी आयु के अनुसार ही शिक्षा दी जाती है। आगे देखिए, झूम खेती होती है, तो झूम खेती केरल, बिहार, मेघालय, तमिलनाडु। तो झूम खेती जो होती है ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो देखिए, झूम खेती जो होती है ये खास करके उत्तर पूर्वी भारत जो क्षेत्र है, यहाँ पर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, यहाँ पर ये खेती देखने को मिलती है। अब देखिए, यहाँ पर आपको विकल्प मिल रहा है इसमें मेघालय, पर आपको यदि विकल्प चयन करना हो और भी दूसरे राज्य यहाँ पर रख दिए जाते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि रख दिए जाते हैं, तो आपको इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। उत्तर पूर्व भारत जो है वहां पर इन राज्यों में इस खेती का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, खेती की यदि हम बात करें तो ये खेती कैसी होती है? तो ये जो खेती होती है इसमें जो पेड़ पौधे, वनस्पति आदि होते हैं उनको जला दिया जाता है, उनसे राख जो होती है वो उस स्थान पर बिखर जाती है, फैल जाती है, और फिर वो लोग वहां पर खेती करते हैं, 1-2 साल फसल लेते हैं, फिर उस जगह को छोड़ देते हैं, फिर दूसरी किसी ऐसी जगह का चुनाव करते हैं। इस प्रकार से इस खेती का उपयोग इसमें किया जाता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, विकास, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों का चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो यहाँ पर सबसे बड़े लाभ की यदि बात की जाए तो शरीर को अच्छी प्रकार से आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, अधिक तेज चाल। तो मानव विकास जो है उसमें 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है कि हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। डिस्लेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित होता है, तो ये बोलने, सुनने, पढ़ने, सुनने, बोलने, तो यहां पर कहा जाए तो ये निश्चित रूप से डिस्लेक्सिया जो है पठन संबंधी विकार है, इसको पढ़ने से संबंधित किया जाता है। आगे देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए, तो किस जगह पर उपलब्ध कराना चाहिए? प्रकरणों में, अंतर्निर्मित पुस्तक में, अलग अलग स्थानों पर, इकाई के अंत में, पाठ के अंत में। तो हम निश्चित कहेंगे कि पर्यावरण अध्ययन में पाठ्य पुस्तक में अभ्यास गतिविधियां उपलब्ध होना चाहिए प्रकरणों में अंतर्निर्मित रूप से। और ऐसा ही हमें अब जो पुस्तकें देखने को मिलती है जिनमें पाठ जैसे हमारा कंटिन्यू चल रहा है, बीच बीच में उसमें कुछ एक्टिविटी, कुछ अभ्यास देखने को मिलते हैं, तो ये इसीलिए इसमें दिए जाते हैं। बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोहियों को विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गर्मा गर्म चॉकलेट वाला दूध नाश्ते में दिया जाता है। अब ये क्यों दिया जाता है? अधिक तापमान के लिए, घबराहट से बचने के लिए, ठंड से बचाव, स्फूर्ति शक्ति के लिए, और गर्मी से बचाव और ताकत के लिए। तो देखिए, हम बर्फीले पहाड़ पर चढ़ने की बात कर रहे हैं, थकान निश्चित रूप से यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी और ठंडा क्षेत्र भी यहाँ पर होगा, तो ये हमें इसलिए दिया जाता है, ठंड से बचाव, स्फूर्ति और शक्ति के लिए इसको दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। हमारे देश में नई फसल को आने की खुशी में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग त्योहार से संबंधित है, इनमें से कौन सा यहाँ पर त्योहार जो है ये इनसे संबंधित है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मकर संक्रांति, पोंगल, बैसाखी, ये जो समूह है यहाँ पर, ये हमारे देश में नई फसलों के आने से संबंधित देखने को मिलता है। आगे देखिए, डॉक्टर कहते हैं कि छोटे बच्चों के लिए गाय का दूध बहुत गुणकारी होता है। वे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय का दूध अन्य पशुओं के दूध की अपेक्षा मीठा पतला होता है, पतला, ताजा, पाचक और पौष्टिक होता है, वसा युक्त होता है। तो गाय का दूध निश्चित रूप से पाचक होता है और पौष्टिक भी होता है, इसलिए डॉक्टर इसकी सलाह देते हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर उत्तर होगा। एक वन्य जीव सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार गिद्धों की संख्या में 1970 से 2020 तक 60% की कमी आई। गिद्धों की संख्या में कमी आने का कारण यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर गिद्धों की संख्या में जो कमी आने के कारण की यदि हम बात करें तो कारण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अधिक कीटनाशकों का अधिक उपयोग होना, पेड़ पौधों को अधिक लगाना, जैविक खाद का अधिक प्रयोग करना, गिद्धों व अन्य देशों की ओर पलायन। तो देखिए, कीटनाशक का उपयोग सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है, पेड़ पौधे तो अधिक कोई लगा नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर कीटनाशक का उपयोग सबसे ज्यादा कर रहे हैं
और इसी वजह से जो कुछ जीव हैं वो विलुप्त की ओर चले गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर उत्तर होगा। रोशनी ने बहुत जतन से आम का अचार डाला। उसने आम को छोटे छोटे टुकड़ों को मसाला लगाकर बर्तन में भरकर रख दिया, लेकिन अचार खराब हो गया, क्योंकि? अब देखिए, अचार का हमने एक प्रश्न और भी देखा था जिसमें बात की गई थी कि बर्तन में से नमी को पूरी तरह से हटाना जरूरी है। अब नमी यदि आप किसी भी तरह से अचार में पहुंचा देंगे तो अचार खराब हो सकता है। तो अचार में नमक की मात्रा अधिक थी। अचार गीले हाथ या चम्मच से निकाला गया था। बर्तन धातु से बना था। अचार का बर्तन प्लास्टिक का नहीं बना था। तो देखिए, जो अचार है वो गीले हाथों से या गीले चम्मच से निकाल लिया गया था और इसी वजह से अचार जो है वो खराब हो गया, क्योंकि उसमें नमी को हमने पहुंचा दिया। अब गीले हाथ रहेंगे या चम्मच आपकी गीली रहेगी, उससे आप अचार को निकाल लेंगे, पानी की मात्रा उसमें चली जाएगी। पहाड़ी एवं ठंडे क्षेत्र जैसे लेह लद्दाख आदि में पाए जाने वाले जानवरों के शरीर की बनावट इस प्रकार की होती है जिससे वे अत्यधिक ठंड में भी जीवित रह सके। गर्दन का लंबा होना, पैरों का गद्देदार होना, शरीर पर घने व लंबे बाल होना, विशालकाय भारी शरीर होना। तो देखिए, पहाड़ी क्षेत्र जैसे लद्दाख वाले क्षेत्र में जानवरों की बनावट जो होती है इस प्रकार की होने के पीछे शरीर पर घने व लंबे बाल होना, क्योंकि ये चीजें उनको, ये जो अनुकूलन है उनका, ये उनको ठंड से बचाता है और इस प्रकार वो ठंड में भी जीवित रह पाते हैं। अभिनव बगीचे में गया, उसने सूर्यमुखी के फूल पुष्प देखे। उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर था। बताइए अभिनव किस समय बगीचे में गया? अब देखिए, पश्चिम का जो समय होता है, पश्चिम में सूर्य जो था, पुष्प देखे, पुष्प का मुख पश्चिम दिशा में था, तो सूर्यमुखी का जो फूल होता है वो निश्चित रूप से सूर्य की दिशा में ही घूमता रहता है। तो यहाँ पर पुष्प का मुख पश्चिम दिशा में था, तो अभिनव शाम के समय ही यहाँ पर गया होगा, क्योंकि शाम के समय ही सूर्य पश्चिम की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। खदिन, बंदिश, आहार एवं कट्टा आदि प्राचीन परंपरागत संरचनाएं जो कि निम्न का उदाहरण है। तो देखिए, खदिन, बंदिश, आहार एवं कट्टा आदि प्राचीन परंपरागत संरचनाएं, अन्य भंडारण, काष्ठ, जल संग्रहण या मृदा संरक्षण, तो ये जल संग्रहण की विधियां हैं और तीसरा जो विकल्प होगा वो हमारा उत्तर होगा। तो अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग राज्यों में इनको इस नाम से बोला जाता है, जिसमें जल को संग्रहण करने के लिए प्राचीन परंपरागत संरचनाएं देखने को हमें मिलती थी। जैसे रोड के साइड में हम पहले देखते थे कि बहुत सारे गड्ढे जो थे वो खोदे जाते थे, जिनसे जल उनके अंदर जो है चौकोर गड्ढे में देखने को मिलते थे, जल उनमें भरा जाता था। टुंडा प्रदेश के निवासियों के आवास कहलाते हैं। कार्ल ट्यूपिक इग्लू घर, तो यहाँ पर टुंडा प्रदेश के निवासियों के आवास जो होते हैं इग्लू कहलाते हैं और इसके लिए तीसरा विकल्प होगा हमारा इसमें सही उत्तर। स्थानीय जैव विविधता को कहा जाता है, तो इसे हम अल्फा जैव विविधता के नाम से जानते हैं, स्थानीय जैव विविधता को। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर उत्तर होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है? तो देखिए, गृह कार्य, पोर्टफोलियो, योगात्मक कार्य, आवधिक परीक्षाएं। तो यहाँ पर जो पोर्टफोलियो होता है ये प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका माना जाता है। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उस जंगल भूमि और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर उसका अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया था? तो हम बात करें इस जनादेश की, तो ये जो जनादेश है ये जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के तहत दिया गया था और जिसमें यही बात कही गई थी कि जो भी व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उस जंगल और उस भूमि पर पैदा होने वाली वस्तुओं पर उसका अधिकार है। तो यहाँ पर जंगल अधिकार अधिनियम 2007। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो यहाँ पर बात की जाए 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की, तो ये हमें देखने को मिला था रियो डी जेनेरो में, जो कि 1992 में हुआ था। आगे देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये किससे संबंधित माना जाएगा? नस्ल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, नम भूमि संरक्षण या फिर औषधि पौधे। तो यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये एक जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रोटोकॉल है और ऑप्शन
सेकंड यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा। ग्रीन मफलर, तो ग्रीन मफलर जो है ये किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण। तो ये ग्रीन मफलर जो है ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित रहेगा। इसके लिए विकल्प जो 3 होगा वो हमारा इसमें सही उत्तर देखने को मिलेगा। अब देखिए यदि हम बात की जाए तो जो सड़कें होती हैं, सड़कों के आप दोनों साइड में जो है वृक्ष देखते हैं कि वृक्ष वहां पर लगाए जाते हैं, और ये जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं सड़कों के किनारे ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ही होता है ना, ध्वनि को ये कम करने के लिए होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ग्रीन मफलर के उदाहरण है। दुनिया में सबसे बड़े मुहावने को मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। तो दुनिया के सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहां पर स्थित है? तो ये हमें देखने को मिलता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। जी हां, पहला ही विकल्प यहां पर प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा। महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का कारण क्या है? तो देखिए प्रवाल भित्तियों के जो विरंजन का कारण है अम्लीय वर्षा, जल वर्षा, ओजोन क्षरण या ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग इस चीज के लिए जिम्मेदार है जिससे कि प्रवाल भित्तियों का विरंजन हो रहा है। तो ऑप्शन 4 यहां पर हमारा उत्तर होगा। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है, और जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती तो हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हो फैन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? असम, ओडिशा, हांगकांग, अरुणाचल प्रदेश। तो छात्र जो है वो हांगकांग का है, और यहाँ पर एक सांप से बनने वाली प्रसिद्ध डिश होती है जिसे लिंग हु फैन कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड होगा हमारा उत्तर। स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? चाय, कपास, जूट, रबर। तो यहाँ पर जूट या पटसन को स्वर्णिम रेशा कहा जाता है। तो जूट हमारा इसमें उत्तर बन जाएगा। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य माना जाएगा? राजस्थान, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश। तो यहां पर हम कह सकते हैं बिहू जो है ये भारत के असम राज्य का लोक नृत्य होगा, और इसके लिए ऑप्शन 3 यहां पर हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन जो है इसमें से नष्ट हो जाता है? तो चावल को पॉलिश करने पर हम बात करें अस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सिफेरॉल, थायरॉक्सिन या थायमिन। तो यहां पर थायमिन जो होता है ये नष्ट हो जाता है। अब देखिए थायमिन जो होता है ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है, और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हमें देखने को मिलता है। बंदर से तो चूहे के घर क्रमशः हैं घोंसला, पेड़ एवं गुफा, गुफा बिल एवं पेड़, पेड़ गुफा एवं बिल, बिल पेड़ एवं गुफा। तो बंदर, शेर और चूहे। तो देखिए बंदर कहाँ रहेगा? पेड़ पर। शेर कहाँ रहेगा? गुफा में। चूहे कहाँ रहेंगे? बिल पर। तो हमें वो क्रम से इन चीजों को देखना है, और वो हमारे लिए है विकल्प 3 में। तो विकल्प 3 हमारा इसमें उत्तर होगा। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती, देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच का अंतर को नहीं समझ पाते हैं। तो इसके यह किसके कारण हो सकता है? यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, शिक्षिका की कक्षा में प्राय बहुत अनुशासनहीनता रहती है, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्या नहीं कर सके। तो यहां पर हम कह सकते हैं वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सके। ऑप्शन 4 तो हमारे लिए उत्तर हो जाएगा। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो यहां पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा रक्त की जांच करते समय अगर लाल रुधिर कणिकाओं में मलेरिया परजीवी जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं ये पाया जाता है तो मलेरिया होना माना जाता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम से इसकी पहचान होती है। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। साधारण नींबू पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि? तो यहां पर नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है।
साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। तो देखिए ये सीधी बात है, पानी एकदम साफ शुद्ध होगा तो उसका घनत्व कम होगा, और जैसे हम उसमें नमक डाल देंगे तो उसका घनत्व जो है पानी का बढ़ जाता है ना। तो यहां पर नींबू का घनत्व, अब हमें विकल्प को देखना है, तो यहां पर बात की जाए तो नमकीन पानी का जो घनत्व होता है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, और इसीलिए नमकीन पानी में वो तैरता रहता है। तो ऑप्शन सेकेंड हमारा उत्तर होगा। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो यहाँ पर वर्ली महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार। तो यहाँ पर वर्ली जो है ये चित्रकला की पारंपरिक कला है और ये महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है। वारली, मांडना, मधुबनी और अल्पना। तो यहां पर सही उत्तर होगा ये मिथिला लोक चित्रकला को मधुबनी चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है, और ये भारत के बिहार राज्य में प्रचलित होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो हमारा यहां पर सही उत्तर होगा, तीसरा विकल्प है। चांगपा जनजाति पाई जाती है लद्दाख, मणिपुर, असम या सिक्किम में। तो ये जनजाति हमें देखने को मिलती है। तो ये जनजाति मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है। तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वही हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका। तो देखिए, जब हम बीज अंकुरण की बात कर रहे हैं, उसको पढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना, अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो देखिए, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और साथ ही उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, ये यहाँ पर सबसे प्रभावी तरीका माना जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण के सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, शिक्षा का सही उद्देश्य होता है हमारे पर्यावरण की सुरक्षा, उसका संरक्षण करना, यही हमारा इसमें उद्देश्य शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर हमारा उत्तर होगा। तो दोस्तों, ये थे आज के पर्यावरण अध्ययन से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।